हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स में संजीव सर में। आज मजा आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है आयगत एवं पूंजीगत मदे। और ये चैप्टर मैं बिल्कुल क्लियर कराऊंगा। बस जब तक स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक भली देर लग गई हो, लेकिन अब बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और समझ में आज पूरा क्लियर आएगा, दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा कि भाई आयगत और पूंजीगत क्या होता है। अच्छा, पढ़ क्यों रहे हैं इसके लिए? चलिए, बहुत सारी बातें इस चैप्टर में क्लियर होंगी, क्योंकि इसको कहते हैं पूंजीगत व आयगत मदे, यानी कैपिटल एंड रिवेन्यू जो आइटम्स होते हैं उनके लिए। हालांकि मैंने एक्सपेंसेस करके लिख दिया है क्योंकि मुख्य रूप से एक्सपेंसेस के बारे में ही इससे पूछता है। भाई क्या होता है पूंजीगत और क्या होता है आयगत? देखो, पूंजी किसे कहते हैं? जिससे हमारा व्यापार सफलपूर्वक संचालित हो रहा है। व्यापार में लगा हुआ धन क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। और तो भैया व्यापार में लगे हुए धन से संबंधित यानी वो सारी चीजें जो हमारी कहीं ना कहीं सीधे संपत्तियों से रिलेटेड हैं उनको हम कहते हैं पूंजीगत। और जो व्यापार को चलाने से संबंधित हो रहे हैं वो सब के सब कैसे होते हैं? आयगत मदे होती हैं। जैसे मान लीजिएगा कि आपकी एक शॉप है, और किसकी शॉप है? कपड़े की शॉप है। तो भाई कपड़ा जितने तरीके का खरीद के ला रहे हैं, वहां पर जितने मजदूर चल रहे हैं, वहां पर जितना मतलब कोई डेली होने वाला खर्चा है, बारदाना है, बिजली है, पंखा है, ये सब आयगत हैं। यानी वे जो हमारे व्यापार से संबंधित हैं वो सब आयगत हैं, और वे जो संपत्तियों से संबंधित हैं वो सब के सब पूंजीगत हैं। तो बहुत आसानी से क्लियर होगा आज ये चैप्टर। तो इसको आगे समझिए कि किस तरह से, देखिए, हम इसको तैयार करते हैं और बस बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे और इसी वीडियो में सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। और दो शब्द कभी नहीं भूलना, ठीक है? देखो, आयगत है, आयगत जहां दिखाई दे समझ लेना कि ये व्यापार की बात कर रहा है, कि हाँ व्यापार की। और व्यापार में क्या होता है? लाभ हानि, यानी लाभ और हानि, बस ये की है, ये चाबी है, ठीक है? इसी से सीखोगे आयगत कैसे कहते हैं। समझ गए ना? आयगत का मतलब सीधा व्यापार, और व्यापार का उद्देश्य लाभ और हानि। अच्छा, दूसरी तरफ कौन से व्यय हैं? पूंजीगत। पूंजीगत का मतलब सीधा सीधा क्या? संपत्तियां। और संपत्तियों में दो ही चीजें देखी जाती हैं, कमी या वृद्धि। ठीक, कमी या वृद्धि। समझ लो कि संपत्तियों में कहीं कमी हो रही हो, कहीं पर वृद्धि हो रही हो, वो सीधे सीधे मतलब किससे होगा? पूंजीगत से होगा। ओके। और व्यापार का जो माल है वो कम हो रहा हो, बढ़ रहा हो, सीधे क्या होगा? आयगत होगा। तो इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए तो आइए शुरू करते हैं और समझाते हैं पूरा चैप्टर। भाई इस टॉपिक में 4-5 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आया है कि इस चैप्टर में इनका हमें अर्थ क्लियर करना होगा। अर्थ का मतलब है मीनिंग, यानी जो पूंजीगत व आयगत मदे हैं, यानी जो आइटम्स हैं, उनका क्या अर्थ है, यानी पूंजीगत क्या है और आयगत क्या है। ठीक है। फिर दूसरी चीज है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है, यानी इसकी समझने की क्या आवश्यकता है। तो अगर कॉमर्स को सीखना है तो भाई ये पूंजी और आयगत, ये दो आइटम आपको पता होना बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पे इसकी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी विशेषताएं, किसी दोनों में से किसी एक की। ठीक है। तो विशेषताएं पूछी जाती हैं, और इसके साथ साथ में इसके कुछ एग्जाम्पल्स, जिसको हम उदाहरण कहते हैं। ठीक है। उदाहरण आज हमको क्लियर करना है, इसके उदाहरण क्लियर होंगे इनके। ठीक है। और इसके बाद में दोनों में अंतर। देखो, जब अर्थ पता चल जाएगा तो अंतर तो अपने आप आराम से हो ही जाते हैं। तो पहली जो आवश्यकता होती है वो हमारा इनका अर्थ समझने की होती है। तो आइए समझते हैं कि पूंजीगत व्यय किसे कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आयगत और पूंजीगत का मतलब तो छोड़ दीजिए, पहले सबसे पहले हम बात करें ये दोनों आइटम होते कहां हैं। ये दोनों आइटम होते हैं व्यापार में। कहां होते हैं? व्यापार में। बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि व्यापार में क्या क्या होता है? आय और व्यय। ठीक। अब जो व्यापार है, ये व्यापार में सिर्फ दो चीजें पाई जाती हैं। क्या क्या पाई जाती हैं? सिर्फ दो चीजें जो हमारी मेन होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? भाई व्यापार करोगे तो आपके लिए क्या होगा? लाभ और हानि होगा। भाई या तो लाभ होगा या आपके लिए क्या होगी? हानि होगी। ठीक है। मोस्टली जो व्यापारी है भाई लाभ कमाने को उद्देश्य करते हैं, तो भाई या तो लाभ होगा या हानि होगी। और दूसरी ओर जो लाभ हानि हो रही होगी वो किससे संबंधित हो रही होगी? संपत्तियों के प्रयोग से। ठीक है। तो संपत्तियां जहां पर बात आ जाए, संपत्तियों से संबंधित जितने भी व्यय होंगे वो सब कौन से होंगे? पूंजीगत व्यय होंगे। और जो लाभ हानि से संबंधित होंगे वो सब कौन से होंगे? आयगत व्यय होंगे। ठीक।
आयगत व्यय समझ लीजिए या मदे समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो यहां पर आयगत और पूंजीगत को क्लियर अगर करना है तो बहुत आसान है। क्या आसान है कि वो जो संपत्तियों संबंधित हो उनके लिए हम क्या कहते हैं, पूंजीगत कहते हैं। व्यय कह सकते हैं, आय कह सकते हैं, प्राप्ति कह सकते हैं, हानि कह सकते हैं, ठीक है, लाभ कह सकते हैं। ये 5-6 आइटम होते हैं, ठीक। और यही सब चीजें हमारी किसमें, आयगत के साथ में भी होती हैं। क्या, व्यय भी हो सकती है, आय भी हो सकती है, प्राप्ति भी हो सकती है, हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है। अगर संपत्तियों से रिलेटेड है तो वो सब पूंजीगत बनेगा जाकर के। अगर लाभ हानि से रिलेटेड है, व्यापार से रिलेटेड है, तो फिर वो क्या बनेगा जाकर के, आयगत बनेगा जाकर के। अब बात करते हैं सबसे पहले, चलिए ये तो आपने समझ लिया कि इसका जन्म कहां से हो रहा है। इसका जन्म हो रहा है व्यापार से। व्यापार में आय व्यय जो भी हो रहे हैं, जितनी भी मदें चल रही हैं, आय व्यय के लिए क्लियर करते हैं जिन आइटम्स के द्वारा वही मदें कहलाती हैं। तो भाई व्यापार में लाभ हानि संबंधित होंगी वो हमारे आयगत व्यय कहलाएंगे, आयगत मदें कहलाएंगी। और संपत्तियों से संबंधित होंगी वो हमारे कौन से, पूंजीगत कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं एक सिंपल वर्ड में कि भाई पूंजीगत क्या होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो इस तरह से क्लियर करो, पूंजीगत मदें, पूंजीगत मदें, मत कहते हैं आइटम के लिए, यानी कोई भी आइटम अगर लिखा जाता है तो हम उसके लिए कहते हैं एंट्री या मदें। क्या होता है पूंजीगत मदें, देखो वे समस्त लेन देन या वो समस्त खर्चे जो व्यवसाय की स्थापना से संबंधित हो, व्यवसाय की संपत्तियों को प्राप्त करने से संबंधित हो, व्यवसाय की संपत्तियों में वृद्धि करने से संबंधित हो, अथवा जो संपत्तियां हैं उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने से संबंधित हो, ऐसे व्ययों को हम क्या, कौन से व्यय कहते हैं, पूंजीगत व्यय कहते हैं। तो वे व्यय जो सीधे सीधे संपत्तियों से संबंधित हैं, व्यापार के जो लाभ हैं उनको बढ़ाने से संबंधित हैं, उन व्ययों को हम कौन से कहते हैं, पूंजीगत कहते हैं, ठीक है। या वो मदें पूंजीगत मदें कहलाती हैं। अब आयगत क्या होता है, अब पूंजीगत तो चलिए क्लियर हो गया, ठीक। अब इसके साथ साथ में आयगत किसे कहते हैं, आयगत मदें। भाई आयगत मदें वो होती हैं जो व्यापार के संचालन से संबंधित होती हैं। इनके आगे सीधे लिख दो क्या, संपत्तियां, ठीक। और इनके आगे लिख दो व्यवसाय का सफल संचालन, ओके, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो पूंजीगत मदें और आयगत मदें, इनको क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो खर्चे जो किसी ना किसी संपत्ति से संबंधित हो उनके लिए हम कहते हैं पूंजीगत, और जो किसी ना किसी प्रकार से व्यापार को सही से चलाने के लिए खर्च हो रहे हो उनको हम क्या कहते हैं, आयगत कहते हैं। अब यहीं पर एक बात और इनकी समझनी होगी। क्या समझनी होगी कि भाई इन दोनों को अलग अलग करने की आवश्यकता क्या हुई, क्यों आवश्यकता हुई, हम इनको क्यों समझ रहे हैं, ओके। तो आइए हम यहां पर तीसरा आइटम जो मुख्य है वो क्लियर करते हैं, आयगत व पूंजीगत मदों को स्पष्ट करने की आवश्यकता क्यों हुई, यानी आवश्यकता क्या है, भाई क्यों है आवश्यकता। तो नंबर 1, शुद्ध लाभ सही से निकालने हेतु, यानी अगर व्यापार चल रहा है तो उसमें जो प्रॉफिट है वो सही सही प्रदर्शित हो, तो इसके लिए आयगत और पूंजीगत दोनों की जानकारी होना बहुत जरूरी होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे व्यापार की सही आर्थिक स्थिति स्पष्ट करने हेतु, जो व्यापार हमारा चल रहा है उसकी आर्थिक स्थिति सही से प्रदर्शित हो सके उसके लिए भी इसकी जरूरी होती है। नंबर 3, मूल्य ह्रास करने हेतु जितनी भी संपत्तियां लगी हुई हैं उनकी जो ह्रास है, डेप्रिशिएट वैल्यू है, वो प्रदर्शित करने के लिए किसकी जरूरत होती है, इन दोनों में अंतर करने की जरूरत होती है, इनको दोनों को समझने की जरूरत होती है। और अगला चौथा, आयकर चुकाने हेतु
तुम्हें यही नहीं पता होगा कि हमारा पूंजीगत व्यय है या आयगत व्यय है, तो सही सही लाभ हानि कैसे निकालोगे। और इसके लिए जरूरत होती है कि जब सही लाभ का हमें पता चलेगा तभी तो हम इनकम टैक्स सही से चुकाएंगे। अगला 5वां, लेखांकन के नियमों का पालन हेतु, जो लेखांकन के नियम हैं, अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं, उनको सही से फॉलो करने के लिए जरूरत होती है इसकी। ओके। अगला, व्यापार पर नियंत्रण करने हेतु, जो बिजनेस है उसको कंट्रोल करना, कहते हैं सफल संचालन। व्यापार का सफल संचालन तभी कर पाओगे जब तुमको पता हो कि कहां पर हमारे लिए इंटरफेयर करना है, कहां पर जरूरत है इंटरफेयर करने की। तो इसके लिए जरूरत होती है व्यापार पर नियंत्रण करने हेतु भी भाई आयगत और पूंजीगत को समझना जरूरी होता है। क्यों? अगर जरूरी नहीं होता तो फिर ये हमारे सिस्टम में क्यों रखा हुआ होता। ओके। अगला, नवीन योजनाएं बनाने के लिए, 7वें नंबर पे, इतनी हेडिंग तो बुक में भी नहीं मिलेंगी। नवीन योजनाएं बनाने हेतु, कोई भी प्लानिंग है बिजनेस की, वो करने हेतु जरूरत होती है कि आयगत और पूंजीगत में डिफरेंस सही से कर लिया जाए। 8वें नंबर पे, महत्वपूर्ण निर्णय लेने हेतु, जितने भी निर्णय होते हैं उन निर्णयों में बहुत बड़ा रोल होता है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या बिजनेस एक्सपेंडिचर है। कैपिटल का मतलब सीधा सीधा हमारी संपत्तियों में वृद्धि करेगा या हमारे बिजनेस के लिए ग्रो करेगा। इन दोनों चीजों पे हमें जिसकी जरूरत होती है तब हम निर्णय लेते हैं। तो यहां पर जरूरी होता है इन दोनों को समझने के लिए। अगला, 9वां, खर्चों पर नियंत्रण हेतु, खर्चों पर नियंत्रण हेतु आवश्यकता है कि दोनों को सही से समझा जाए, आयगत और पूंजीगत के लिए। ठीक है, सही से समझा जाए। और अगला, साधनों में वृद्धि करने हेतु, 10 आइटम बहुत पर्याप्त हैं। क्या? साधनों में वृद्धि करने हेतु, ये सारे कारण हैं जिनके कारण ही आवश्यकता पड़ी कि भैया पूंजीगत और आयगत दोनों को अलग अलग कर लिया जाए। अगर ये दोनों अलग नहीं होंगे तो शुद्ध लाभ में सही से पता नहीं चल पाएगा, व्यापार की सही आर्थिक स्थिति का पता नहीं चल पाएगा। पता ही नहीं चलेगा कि संपत्तियां बढ़ रही हैं या घट रही हैं। ठीक, संपत्तियों का उठाएंगे व्यापार में, फटाफट डालेंगे, सोचेंगे मुनाफा बहुत हो रहा है, संपत्तियां घटती चली जाएंगी। मूल्यह्रास, सही सही डेप्रिसिएशन लगाने के लिए जरूरत होती है कि आयगत और पूंजीगत में डिफरेंस हो। आय कर चुकाने के लिए सही मात्रा में इनकम टैक्स चुकाने के लिए जरूरत होती है। लेखांकन के नियमों का पालन करने के लिए जो हमारे पूंजीगत मदें होती हैं उनके रूल्स कुछ और होते हैं और आयगत मदों के कुछ और होते हैं। जो पूंजीगत मदें होती हैं वो सब संपत्ति पक्ष में लिखी जाती हैं, आर्थिक चिट्ठे में। ओके। और जो आयगत होती है वो मोस्टली लाभ हानि के डेबिट साइड में लिखी जाती है। ठीक, तो इस तरह से लेखांकन के नियमों का पालन करने हेतु जरूरी है इन दोनों में अंतर समझना। अगला, व्यापार पर नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए जरूरी है, नवीन योजनाएं बनाने के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जरूरी है, और इसके बाद खर्चों पर नियंत्रण करने हेतु ये जरूरी है, और साधनों में वृद्धि करने हेतु भी ये जरूरी है। तो भाई अब हमको यह पता चल गया कि इनकी आवश्यकता क्यों है। अब हम इन दोनों को आसानी से और अच्छे से समझेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले पूंजीगत व्ययों की। ठीक है, इनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, यही अब टॉपिक आता है। ठीक, एक की विशेषताएं लिख देंगे, दूसरे की अपने आप क्लियर हो जाएंगे। पूंजीगत व्ययों की विशेषताएं, टॉपिक है पूंजीगत व्ययों की विशेषताएं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 से ज्यादा विशेषताएं हम आपको बताएंगे, बुक में भले ही हो या ना हो। ठीक है, तो भैया इनकी जो विशेषताएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1, क्रय से संबंधित। अब तुम सोचोगे क्रय तो माल का भी होता है। ठीक, इसमें होती है क्या? संपत्ति। किसके क्रय से संबंधित? संपत्तियों के क्रय से संबंधित होती है, पहली विशेषता। दूसरा, निर्माण से
संबंधित। अब किसका निर्माण? सीधे बात करेंगे हम संपत्ति। क्यों? हम ऊपर ही बता चुके हैं कि पूंजीगत मदों का सीधा संबंध किससे है? संपत्तियों से है। आयगत का किससे है? व्यापार संचालन से है। ओके। तीसरा, जो तीसरी विशेषता होती है वो होती है संपत्तियों का विस्तार। संपत्तियों का विस्तार, ये इसकी विशेषता होती है। और अगला होता है अनेक वर्षों तक लाभ। एक वर्ष में लाभ नहीं मिलता, अनेक वर्षों तक लाभ। इनसे क्या मिलता है? अनेक वर्षों तक क्या मिलता है? लाभ मिलता है। एक बार होंगे तो अनेक वर्षों तक लाभ मिलेगा। अगला अनावर्ती स्वभाव। अनावर्ती का मतलब जानते हो? अनावर्ती का मतलब होता है स्थायी, यानी एक बार हो गए फिर जल्दी नहीं होंगे। और आवर्ती कौन होते हैं? बार बार। नौकर को वेतन अभी दिया, फिर अगले महीने देना, फिर अगले महीने देना, फिर अगले महीने देना, यानी साल में 12 बार देना। लेकिन ये वाले जो होते हैं ये अनावर्ती स्वभाव के होते हैं। अनावर्ती का मतलब एक बार हो गए तो कई वर्षों तक इनसे जो काम है वो चलता रहता है। अगला क्षमता वृद्धि। क्षमता में वृद्धि करने हेतु इनकी जो विशेषता होती है वो जो संपत्तियां हैं उनकी भी कैपेसिटी बढ़ाने में होती है। ओके। और व्यापार चिन्ह प्राप्त करने। व्यापार चिन्ह कहते हैं ट्रेडमार्क के लिए। जो बिजनेस करते हैं तो आपने देखा होगा जितने प्रोडक्ट होते हैं उनका एक अलग लोगो सा होता बना हुआ है। जैसे आपने हीरो की जो बाइक देखी है एच कैपिटल में बना हुआ है एक विशेष डिजाइन के साथ में। बजाज की जो मोटर बाइकें देखी है उसका बी बना हुआ है एक विशेष प्रकार से। ओके। तो यही ट्रेडमार्क होता है। तो जो ट्रेडमार्क है उसको प्राप्त करने का जो व्यय होता है एक ही बार तो होता है। तो ये अनावर्ती स्वभाव का हो गया, यानी अनावर्ती का मतलब सिर्फ एक ही बार होने वाला हो गया। अब जब तक कंपनी चलेगी तब तक ये चिन्ह इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसे हम कहते हैं व्यापार चिन्ह प्राप्त करने का सीधा सीधा व्यय। ओके। और अगला पूंजी से संबंधित। इनका जो सीधा संबंध होता है वो किससे होता है? पूंजी से संबंधित होता है। ये समस्त जो व्यय होते हैं वो कहीं ना कहीं कैपिटल से संबंधित होते हैं। ठीक है। इसके बाद में अनुसंधान से संबंधित। अनुसंधान कहते हैं खोज के लिए। लेकिन एक शब्द यहां पर लिखना पड़ता है, वह अनुसंधान कैसा हुआ हो? सफल हुआ। ठीक है। अगर अनुसंधान सफल हुआ है तो वो व्यय है वो कैसे होंगे? पूंजीगत व्यय होंगे। ओके। तो पूंजीगत व्यय में इस बात का भी ध्यान रखना है कि सफलता मिलना बहुत जरूरी है। ओके। अगला जो होते हैं संपत्ति में वृद्धि से संबंधित, यानी ये कहीं ना कहीं पर संपत्तियों में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि वे समस्त व्यय जो व्यापार की स्थापना हो रही होती उस समय होते हैं, या संपत्तियों को क्रय करने से संबंधित होते हैं, या संसाधन जुटाने से संबंधित होते हैं। 11वें नंबर पे लिख सकते हो संसाधन जुटाने से संबंधित। संसाधन जुटाने से संबंधित का मतलब है यहां पर जब कोई व्यक्ति बिजनेस करता है तो उस समय उसके पास कुछ नहीं होता, तो सारी चीजें जब वो इकट्ठी करता है उसे हम संसाधन जुटाना कहते हैं। तो संसाधन जुटाने से संबंधित हो। ओके। तो इस तरह से ये समस्त होने वाले व्यय हैं जो एक बार होंगे, बार बार नहीं होंगे, या बार बार भी होंगे तो जल्दी जल्दी नहीं होंगे। ऐसे व्ययों को हम कौन से व्यय कहते हैं? हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। अब पूंजीगत व्यय से आशय स्पष्ट हो गया कि पूंजीगत व्ययों से आशय उन खर्चों से है, उन धनराशियों से है, उन समस्त मतलब मदों से है जो किसी न किसी संपत्ति से रिलेटेड होंगे, एक बार होंगे, इनसे कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। ये कहीं ना कहीं दीर्घकालीन उपयोगिता होती है इनमें, ये भी है दीर्घकालीन उपयोगिता 12वें नंबर पे, क्योंकि मैं पढ़ के तो पढ़ाता नहीं हूं। ठीक। दीर्घकालीन इनमें क्या होती है? उपयोगिता होती है। ऐसे व्ययों को हम कौन सा कहते हैं? पूंजीगत व्यय कहते हैं। अब भैया आयगत किसे कहते हैं? इसको कैसे लिखोगे? अगर पूंजीगत का अर्थ लिखने के लिए आए तो अब तो लिख ही दोगे कि वे समस्त व्यय
जो व्यापार के सफल संचालन से व्यापार का सफल संचालन करने के लिए संपत्तियों में क्रय विक्रय करने के लिए के संबंध में, या संपत्तियों की कार्यक्षमता बनाए रखने में, या कहीं ना कहीं पर व्यापार को अधिक से अधिक लाभ दिलाने हेतु जो संपत्तियां ही होती हैं, ठीक, उन्हीं पर होने वाले व्ययों को, उनके निर्माण इत्यादि से संबंधित हम कौन से व्यय कहते हैं? पूंजीगत कहते हैं। तो आयगत कैसे कहेंगे? बेसमस्त व्यय जिनसे व्यापार में अधिक से अधिक लाभ हो, अधिक से अधिक मुनाफा हो, व्यापार सफलतापूर्वक चलता रहे, ऐसे व्ययों को हम कौन से व्यय कहते हैं? आयगत व्यय कहते हैं। तो आयगत व्यय से आशय सीधे सीधे उन व्ययों से है जो व्यापार के लिए सफलतापूर्वक चलाते रहे, व्यापार में कोई रुकावट ना आए। ओके, उन व्ययों को हम कौन से व्यय कहते हैं? आयगत व्यय कहते हैं। अब देखो, आयगत व्ययों की विशेषताएं वैसे तैयार हो जाएंगी। ये संपत्तियों के क्रय से संबंधित होते हैं, ये किसके? माल के क्रय से संबंधित होते हैं। ठीक, चलिए एग्जाम्पल समझें। माल के क्रय से कैसे होते हैं? संबंधित होते हैं। ये संपत्तियों के क्रय से संबंधित, वो माल के संबंधित होते हैं। ठीक है, ये निर्माण से संपत्तियों का निर्माण होता है, यहां पर बिक्री हेतु माल का निर्माण होता है। किसके लिए? बिक्री हेतु। बिक्री हेतु माल का निर्माण यानी जो बिकेगा। ठीक, जैसे फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर अगर बन रहा है तो निर्माण हो रहा है, बिल्डिंग बन रही तब भी निर्माण हो रहा है, लेकिन बिल्डिंग हम बेचेंगे नहीं। ओके, लेकिन माल बेचेंगे। तो वो सारी चीजें जो बेचेंगे। ठीक, संपत्तियों का विस्तार है, इसमें क्या है? व्यापार का विस्तार होता है, उससे संबंधित होते हैं। लेकिन यहां पर जो व्यापार का विस्तार का मतलब सीधा सीधा किससे संबंधित होता है? माल से। ठीक, किससे? ग्राहकों से। ठीक, ग्राहकों की संतुष्टि के लिए होता है। ये अनेक वर्षों तक लाभ देते हैं, ये 1 वर्ष तक। अधिकतम इनकी जो समय होते हैं वो कितना होता है? 1 वर्ष तक। ये अनावर्ती स्वभाव के होते हैं, ये होते हैं आवर्ती स्वभाव के, यानी हर वर्ष कई बार करने पड़ेंगे। जैसे वेतन है, मजदूरी है, भुगतान है, बिजली बिल है, बारदाना है, टेलीफोन व्यय है, स्टेशनरी है, ये ऐसे व्यय होते हैं। क्षमता में वृद्धि करते हैं, ये क्षमता बनाए रखते हैं, क्षमता बनाए रखते हैं। जैसे एक डीजल इंजन है जिससे मोटर चलती है, मोटरें चलती हैं, उसमें क्या होता है? इंजन को परचेज करेंगे, इंजन को परचेज करेंगे तो समझ लो कि वो जो है पूंजीगत व्यय है। लेकिन उसमें डीजल डालने के लिए हम बार बार डीजल को प्रयोग करेंगे, डीजल को परचेज करेंगे, वो हमारा क्या है? क्षमता बनाए रख लेंगे, इंजन काम करता रहे। ओके, तो ये एक चीज और है, ये बढ़ते चले जाएंगे। ये जो अधिकांशता जो है दिखाई देते हैं और ये दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, ये भी है। अगला, व्यापार चिन्ह प्राप्त करने का व्यय। इसमें व्यापार चिन्ह से कोई मतलब उसकी मरम्मत इत्यादि हो सकती है, यहां लिख सकते हो मरम्मत के व्यय, कहीं पर कोई टूट फूट मरम्मत हो जाए। पूंजी से संबंधित होते हैं, ये आय व्यय से संबंधित होते हैं, लाभ हानि से संबंधित होते हैं। ऐसे करके लिखो, लाभ हानि से संबंधित होते हैं। ये अनुसंधान अगर सफल हुआ है तो इधर आता है, यहां पर अनुसंधान अगर असफल हो जाए तब भी व्यय कैसा माना जाता है? आयगत माना जाता है। संसाधन जुटाने से संबंधित हैं, ये संसाधनों की सुरक्षा से संबंधित हैं, संसाधनों की सुरक्षा। ठीक, जैसे कुछ फर्नीचर परचेज करके लाए, पूंजीगत व्यय है। अब फर्नीचर को रखवाली करने के लिए चौकीदार रख दिया, वो कैसा हो गया? आयगत हो गया। ठीक है, अगला है संपत्तियों में वृद्धि करने से संबंधित हो गया। ठीक है, संसाधनों की सुरक्षा से संबंधित है। संसाधन जुटाने से संबंधित है, उनको मतलब कार्यशील बनाए रखने से संबंधित है। ठीक, संसाधनों को कैसा? कार्यशील बनाए रखने से ये संबंधित होते हैं। ठीक, अगला है दीर्घकालीन उपयोगिता होती है, इनकी अल्पकालीन होती है, अल्पकालीन उपयोगिता। ठीक, तो इस तरह से ये पूंजीगत और आयगत दोनों में अंतर है। इसको अगर क्लियर कर लिया तो समझ लीजिएगा कि बहुत बड़ा पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब पूंजीगत व्यय के कुछ उदाहरण पूछे जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। क्या होते हैं पूंजीगत व्यय के उदाहरण? कोई पुरानी मशीनरी खरीदी हो, उसकी मरम्मत करा करके और उसे लगाया जा रहा हो, पूंजीगत व्यय है। नई मशीन खरीदी हो, पूंजीगत है। भूमि भवन फर्नीचर खरीदा हो, पूंजीगत है। कहीं मोटर गाड़ियां इत्यादि खरीदी हो, पूंजीगत है। मोटर गाड़ियों की सामान्य मरम्मत हुई हो, आयगत है। सर्विस हुई हो, आयगत है। एक बहुत पूछा जाता, सिनेमा हॉल की साज सज्जा एवं सीटों का होने वाला मरम्मत पर व्यय हमेशा पूंजीगत होता है। वो बच्चे सोचते हैं यार आयगत होगा। ठीक, दूसरा, ऋण पत्रों के निर्गमन पर होने वाला जो व्यय है पूंजीगत होता है।
क्यों? ऋण पत्रों का जब निर्गमन होता है उस पर हम जितना भी खर्च कर रहे हैं तो आने वाले समय में ऋण पत्रों से हमको पैसा मिलेगा। जब इनकम होगी तो वो व्यय कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा भाई? पूंजीगत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यहां पर ये क्लियर करना है कि आयगत क्या है और पूंजीगत क्या है। ठीक है। और इसके अलावा जो किराया है, कर है, मजदूरी है, वेतन है, ये सारे जो भुगतान है वो सब आयगत में आते हैं। ठीक, तो ये एग्जाम्पल्स हैं। कृषि योग्य भूमि खरीद रहे हो, कैसा है? पूंजीगत है। ठीक, ट्रेडमार्क पे व्यय हो रहा है कि कोई एक कमरा का निर्माण करा रहे हो, ये सब कैसे हैं? पूंजीगत हैं। लेकिन जो जमीन परचेज की है उसका आप कोई नगर पालिका टैक्स दे रहे हो, क्योंकि हर वर्ष दिया जाएगा, आवर्ती स्वभाव का है, तो व्यय। अब उम्मीद है कि काफी कुछ आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इस तरह से ये आयगत और पूंजीगत ये दोनों इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा हैं। तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं हम आगे बहुत जल्द कराएंगे, बस 2-1 दिन में ही होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आयगत और पूंजीगत को फिर से रिपीट कर दें। बेसमस्त व्यय जो व्यापार की संपत्तियों से संबंधित हो, संपत्तियों की कार्य क्षमता बढ़ाने से संबंधित हो, अनावर्ती स्वभाव के हो, यानी एक बार हो, लंबे समय तक चलते रहें, जिनकी दीर्घकालीन उपयोगिता हो, ऐसे व्ययों को हम पूंजीगत व्यय कहते हैं। और वे व्यय जिनकी उपयोगिता थोड़े समय के लिए हो, बार बार करने पड़े, व्यापार के संचालन से संबंधित हो, जिनसे लाभ हानि में केवल कंबल हो, सीधा प्रभाव पड़े, उन व्ययों को हम आयगत व्यय कहते हैं। ओके, तो कैसा लगा ये क्लास जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।